थोड़ी सी चीजें रिवाइज करते हैं। याद करें बेटा, हमने डिस्कस किया था नाम से रिलेटेड कुछ बातें। हमने कहा था कि कुछ नाम प्रोहिबिटेड थे जो रख ही नहीं सकते थे, और वो कौन कौन से थे? जो एसएससीबी ने नोटिफाई किए हैं, जो आइडेंटिकल रिजेंबलिंग हो, जो इनअप्रोप्रिएट अनडिजायरेबल हो, या जो रिलीजियस ससेप्टेबिलिटी इफेक्ट हो रही हो। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसे नाम है जो रख सकते हो लेकिन एसएससीबी की प्योर अप्रूवल चाहिए। जो नाम कनेक्शन शो कर रहे हो हेड ऑफ स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी हो, बिल्कुल मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी हो, ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि नाम एक और दिक्कत होती थी कि नाम जब हम सोच लिया करते थे तो नाम सोच के डॉक्यूमेंट तैयार करते थे तो नाम कोई और रख लेता था। इससे बचने के लिए एक ऑप्शन था हमारे लिए, वो क्या था कि आप उस नाम को रिजर्व करवा दो। यानी कि जब आप नाम अवेलेबिलिटी कंफर्म कर लेते हो रजिस्ट्रार से, ये ना हो कि वो नाम कोई और रख ले डॉक्यूमेंट तैयार करते वक्त, तो नाम को रिजर्व करवा लो। रिजर्व करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, किसको? रजिस्ट्रार को। और फिर कितने दिनों तक नाम रिजर्व होगा? 60 दिनों तक। और अगर वो नाम रजिस्टर करने से, रिजर्व करने से इनकार कर दे तो एसएससीपी को। उसके बाद मेरे बच्चों हमने डिस्कस किया था कि दो मामला था यहाँ पे। एक तो नाम चेंज था, एक नाम में गलती को दुरुस्त करवाना था। जब नाम गलत हो तो हमने डिस्कस किया था उसको बोलेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। जब नाम गलत हो, ये हमेशा तब होगा जब नाम गलत हो, रेक्टिफिकेशन, क्योंकि इसमें कभी स्पेशल रेजोल्यूशन का जिक्र नहीं आएगा। नाम यहां पे बदलेगा, मेमोरेंडम यहां पे भी चेंज होगा, सब कुछ होना है जब नाम बदला जा रहा होगा सब कुछ होना है, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सब कुछ होना है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होती। क्यों? वो दुरुस्त करना ही करना है आपने। स्पेशल रेजोल्यूशन तो वहां पे चाहिए होती है जहां पे मेंबर से इजाजत चाहिए है। इजाजत यहाँ पे लेने की जरूरत है, नाम ही गलत है, नाम सही करो। है आप कौन होते हैं गलत नाम के साथ चलने वाले? तो फिर हमने डिस्कस किया था, वालेकुम सलाम बेटा, नाम में गलती दो तरह की होगी, यानी कि दो तरह से डील होगी। या तो नाम में गलती कंपनी को पता चल गई तो कंपनी रजिस्ट्रार को अप्लाई करे, और रजिस्ट्रार वो जाहिर बात है कि नाम को दुरुस्त कर देगा। अगर गलती का पता रजिस्ट्रार को पता चले तो रजिस्ट्रार डायरेक्शन देगा, अप्लाई करें करना। कंपनी के लिए लफ्ज क्या है? अप्लाई करना। और रजिस्ट्रार के लिए क्या है? डायरेक्शन देना। और जब रजिस्ट्रार डायरेक्शन देगा तो कितने अरसे में फिर सही कर देना? 30 डेज के अंदर। और फिर हमने डिस्कस किया अगर 30 डेज के अंदर आपने सही ना किया, फुल चेंज करके नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम इशू कर देगा। और अगर आपने उसकी बात ना मानी तो कंपनी और उसके ऑफिसर, उनके ऊपर पेनल्टी। उसके बाद मेरे बच्चों हमने डिस्कस किया था कल कि नाम को चेंज करने का तरीका का। एक तो ये डिस्कस किया था कि नाम को बदलना क्यों है, क्या गलती है? नहीं, फिर वो रेक्टिफिकेशन। नाम में गलती ना हो, नाम बिल्कुल सही हो, लेकिन हम अपनी किसी वजह से, मकसद से कोई उसको चेंज करना चाहते हो, कोई मकसद हो सकता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि मालिक चेंज हो गए, मकसद चेंज हो गया, कारोबारी कुछ और कारोबार में चले गए, इंटरनेशनली जाना चाह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है यानी कि इकोनॉमिकली हम अपने कुछ मफाद हासिल करने के लिए हम नाम बदल रहे हैं, तो उसको कहते हैं चेंज ऑफ नेम। ये पहले बताया करता था, हमारे सिलेबस का हिस्सा हुआ करते थे। वो कौन सी वजह है जिस वजह से कोई लोग नाम चेंज करते हैं, तो खैर अब वो सिलेबस में नहीं है। तो चेंज ऑफ नेम में हमने डिस्कस किया था, अगर नाम हम खुद चेंज कर रहे हो तो मालकों से पूछे बगैर नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पे मालकों से पूछना है, गलती हो तो मालकों से पूछने की जरूरत नहीं, वो तो आपने हर सूरत से ही करनी है। तो जब नाम बदलना हो खुद, उसको कहते हैं चेंज ऑफ नेम। जब नाम चेंज हो रहा होगा, मुझे बताएं क्या मेमोरेंडम की क्लॉज भी चेंज हो रही होगी? पक्की बात है, मेमोरेंडम की क्लॉज भी तो चेंज होगी। लेकिन जितनी की बातें यहाँ पे बताई गई वही हमसे पेपर में पूछता और वही बतानी कि नाम चेंज करने का प्रोसेस बताओ। 6 बातें बताते थे अगर आपको याद हो। स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके बाद रजिस्ट्रार से रिटर्न परमिशन, और फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम, कंक्लूसिव एविडेंस के नाम चेंज हो गए। और फिर 90 दिनों तक पुराने नाम को नए नाम के साथ आपने मेंशन करना है, राइट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएंगे। और उसके बाद जो केस था या होने जा रहा था, या कंपनी ने किया था या कंपनी करने जा रही थी, वो सब नए नाम से हो सकता है। अच्छा, बास्कत पता है वो क्या करता है? बास्कत कहता है कि सीएफई ने अपना नाम चेंज कर लिया है, ये रख लिया है, तो इसके बाद के इफेक्ट्स बता दें। यानी कि वो आपको वो सारा शायद प्रोसेस पूछना नहीं चाह रहा, नाम तो चेंज कर लिए है, 2-3 नंबर के इफेक्ट्स पूछेगा, इसके बाद बताएं आप क्या करना। तो वो 90 दिनों से शुरू करना है कि 90 दिनों वाला मामला, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मामला, केसेस वाला मामला। हाँ, अगर नाम चेंज करना है, प्रोसेस पूछे, फिर तो सारे। लेकिन नाम बदल लिया है फिर तो उसने प्रोसेस फॉलो करके बदला होगा ना, जो शुरू वाले 2-3 बातें। स्पेशल रेजोल्यूशन भी होगी रजिस्ट्रार से रिटर्न परमिशन भी होगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू हो गया हो। उसके बाद इफेक्ट क्या होते हैं? वो 3 वाले। तो ये भी जरा थोड़ा सा वो करिए, अगर अल्लाह माफ करे ना समझ आ रही हो, सारा लिख देंगे, आखिर में तीनों बातें आ ही जानी है। लेकिन जब वो तीनों बातें आएंगी, वो थोड़ा सा वो एक आधा नंबर जरूर रखेगा इस बात का कि शायद आपको प्रॉपर समझ नहीं आई सवाल की, तो शायद वो एक आधा नंबर उसका वैसे ही काट दे, लेकिन दे देगा वो। आप लिखेंगे तो आगे सही ना, वो देगा नंबर आप, नहीं बेटा। उसके बाद
हमने पब्लिकेशन ऑफ नेम की बात की थी, और मैंने कहा था मेरे बच्चे इस तरह के सवाल आई कैप के पेपरों के अंदर हमें सरप्राइज देते हैं, तो बड़े ध्यान से वो पूछ लेगा, बताएंगे कंपनी का नाम कैसे पब्लिश करते हैं। तो जब पब्लिकेशन का 4-5 नंबर का सवाल आ जाएगा तो हम परेशान हो जाएंगे, पब्लिश कैसे करना है, बाहर लिखना है। इतनी सी बात मैं क्या बताऊं इसमें, कि कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए बस, उसके ऑफिस के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। हाँ, तो वो जितनी है यहाँ पे हेडिंग्स के अंदर बताया गया है, उसी तरह बताने की कोशिश कीजिएगा ताकि पूरे नंबर मिल जाए। तो पब्लिकेशन ऑफ नेम के अंदर हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले नेम ऑन बिजनेस प्लेसेस, इसी हेडिंग के तहत ही उसको लिखने की कोशिश करेंगे कि जहां जहां पे इसकी बिजनेस प्लेसेस होंगे, कारोबार हो रहा होगा, उसके बाहर बड़े कॉन्स्पिक्यूअस लेटर्स के अंदर बड़े वाजे जो पढ़े जा सकते हैं, उर्दू और इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश नहीं है, ध्यान रखिएगा, उर्दू या इंग्लिश है, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर ले, याद रखोगे। और फिर हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी आपने डिस्प्ले करनी है, आपने जो भी, वही बात जहां जहां पे भी आपके कोई ऑफिस वगैरह हो, यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था नेम ऑन डॉक्यूमेंट्स, कंपनी जितने डॉक्यूमेंट्स इशू कर रही होगी उसके ऊपर भी कंपनी का नाम होना चाहिए। और अगर फिर यहाँ पे एक और बात थी, अगर कोई वो था ना कि मेरा ख्याल शायद वो आगे जाके बता देगा लहजा से, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हो और उस ऑफिसर ने कंपनी का नाम ना हो, तो उसके लिए वो पर्सनल लायबल हो, था ना, वो आगे जाके लहजा बता देगा, खैर इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो आगे बता देगा। नेम एंड पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, इसके यहाँ पे किस चीज की बात हो रही थी, लेटर हेड वगैरह, जो पब्लिकेशंस होते हैं, कोई होता है बात का कंपनी के अपने कुछ न्यूज लेटर्स भी होते हैं, जैसे आई कैप है, आई कैप की पब्लिकेशंस अगर जाएंगे ना, पब्लिकेशन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर एक पब्लिकेशन की प्रॉपर हेडिंग है कि आई कैप की कौन कौन सी पब्लिकेशंस हैं। आई कैप की वेबसाइट के ऊपर जाइएगा, वहाँ पे आपको पब्लिकेशन का पता चल रहा होगा, तो उसमें वो देखिएगा, न्यूज लेटर भी है, कुछ और मजल्ले शुजल्ले इस तरह के हुआ करते हैं, जो भी कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। वीकली भी होता था पहले, मंथली भी हुआ करता था, अब मंथली ही है, वो भी हमने कभी नहीं देखा हो। अदरवाइज पहले जब हार्ड फॉर्म में था ना, चीज़ें लोग पढ़ लिया करते थे, अब जब का ऑनलाइन हुआ ना, वो चीज़ें उस तरह रह ही नहीं। तो वो हार्ड फॉर्म में आया करता था, इतना आई क्या वो पलंदा भेज दिया करता था, इसको लाइब्रेरी में इतनी कॉपीज रखवा दें, इतनी फलानी जगह पे रखवा दें, वो सारे वहाँ पे एडमिशन ऑफिस में, लाइब्रेरीज में वो रखवा दिया करते थे, तो बच्चे कहीं ना कहीं देख ही लिया करते थे। लेकिन उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि पेनल्टीज, अगर ऊपर की बातें ना मानी तो लेवल 1 की पेनल्टी। और फिर हमने डिस्कस किया था, अगर जिस डॉक्यूमेंट वगैरह के ऊपर नाम लिखा होना चाहिए कंपनी का, अगर डॉक्यूमेंट कोई कोई कंपनी का ऑफिसर बगैर कंपनी के नाम वाले डॉक्यूमेंट के किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं हो, वो पर्सनली लायबल। हाँ बिल्कुल, वैसे तो देखो मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, कोई बंदा पूछ सकता है ना वो पेपर में, है कि इस तरह की वो चीजें उसको बहुत अच्छा लगता है, इस तरह की चीजें में तंग करना। वो कहेगा देखो ऑफिसर जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी नो लाइबिलिटी। फिर एक सिचुएशन में थी जब वो अपनी अथॉरिटी से बाहर काम कर रहे हैं, कंपनी की खुद की लाइबिलिटी अनलिमिटेड और कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड। अच्छा वो कहेगा कंपनी के ऑफिसर्स की लाइबिलिटी कैसी, वहां पे तीन तीन लोगों की थी, चौथा तो था ही नहीं। और हमें लगेगा कंपनी के ऑफिसर्स की तो कोई लाइबिलिटी होती भी नहीं, लेकिन इस सिचुएशन में होगी। फिर यहाँ भी बताएंगे जैसे डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी वैसे नहीं होती थी, लेकिन अगर वो क्या करते थे, अथॉरिटी से बाहर काम करते थे, ऑफिसर की लाइबिलिटी नो लाइबिलिटी। लेकिन अगर कोई इन्होंने डॉक्यूमेंट इशू किया और उसके ऊपर कंपनी का नाम ना हुआ, तो उस डॉक्यूमेंट के तहत होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होंगे, ये खुद लायबल होंगे, कंपनी लायबल नहीं होगी। याद रखेंगे मेरे बच्चों। नहीं बेटा, कल हमने जाते जाते रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में कुछ बातें की थी। हमने कहा था कि कंपनी, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई, जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई हो, इनकॉर्पोरेट देखो दो तरह का ऑफिस की जिक्र किया था, पहला ऑफिस, और उसके बाद जब भी हम ऑफिस को चेंज किया करेंगे, दो सिचुएशन होती हैं ऑफिस से रिलेटेड। जब पहला पहला ऑफिस कंपनी का कब तक होना चाहिए, जब चेंज हो, तो यानी कि सादा अल्फाज इस तरह कर लें कि हमने ऑफिस को कब कब कम्युनिकेट करना है रजिस्ट्रार को, पहला ऑफिस कब कम्युनिकेट करना है, और उसके बाद ऑफिस जब भी चेंज किया करेंगे फिर कैसे कम्युनिकेट करना। तो पहला ऑफिस कब कम्युनिकेट करना है, इन कारपोरेशन के 30 डेज, और उसके बाद जब भी हम ऑफिस तब्दील करेंगे, तो तब्दीली के जिस दिन तब्दील कर लोगे, तब्दीली के 15 दिन, ऐसे में रखो। और याद रखने के लिए हमने क्या रखा था कि पहला ऑफिस, उसको बनाने बनाने में टाइम लगेगा, है? अभी हमने बनाना है उसको, उसके बाद तब्दील करना तो रौला ही कौन, जब मर्जी तब्दील कर ले उसको। तो उसके लिए जब भी हम तब्दील करना होगा तो शिफ्टिंग के 15 दिन के अंदर बताया करेंगे हम यहाँ पे आ गए हैं। और उसके बाद जब भी हमने क्या करना हो कि नया जब पहला हो तो वो तो एक ही दफा होना है 30 दिन, उसके बाद जब जब चेंज हो रहा होगा, सारी जिंदगी में चेंज ही होना है। ये तो पहली दफा ही है ना बस, 30 डेज वाला मामला, कि आपने रजिस्ट्रार को पहला पहला ऑफिस कब कम्युनिकेट करना है, रजिस्टर ऑफिस 30 डेज में। उसके बाद जिंदगी में कभी भी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा हो तो क्या करना है, 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बता दिया करना है। अब आज जो हमने पढ़ना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज होगी कि नहीं। जब ऑफिस चेंज हो रहा हो, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा हो, उससे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज होगी कि नहीं।
ये बड़ी अहम चीज है। निबड़ा जरा देखिएगा, छोटी छोटी बातें इंतहाई अहम। तब सवाल करेंगे इंशाल्लाह तो आपको पता चलेगा इसकी अहमियत। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था यहाँ तक। तो बेटा ये हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि नोटिस ऑफ ए चेंज इन सिचुएशन इन द ऑफ द रजिस्टर ऑफिस शैल बी गिवन टू द रजिस्ट्रार विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज आफ्टर द डेट ऑफ चेंज। यहाँ तक हमने कर लिया कि जब हम चेंज किया करेंगे रजिस्टर ऑफिस आफ्टर द चेंज, यानी कि जब हमने चेंज कर लिया, लाहौर से निकल के हम गुजरांवाला चले गए, मुल्तान चले गए, कराची चले गए, जहां पे मर्जी चले, पेशावर चले गए, क्लॉज की तो हम बात नहीं कर रहे, चेंज तो हुआ ना रजिस्टर ऑफिस है। जब भी रजिस्टर ऑफिस चेंज हुआ करेगा कितने दिनों में बताना रजिस्ट्रार को? 15 दिन के अंदर। हाँ, बात का फिर क्लॉज भी चेंज करनी पड़ेगी, फिर क्लॉज का हम तरीकाकार पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बोला हम लाहौर से निकल के कराची चले गए, अब क्लॉज भी चेंज होनी, क्लॉज का तरीकाकार क्या होगा बोला था, हमें देखना पड़ेगा। खैर अब देखिएगा, बेटा चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी शैल आल्सो रिक्वायर अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग थ्रू ए स्पेशल रेजोल्यूशन। जब जब रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह चेंज होगी, आपको लाजमी तौर पे क्या करना पड़ेगा? मेंबर से अप्रूवल लेनी है स्पेशल रेजोल्यूशन से। जब भी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज, क्लॉज चेंज हो या ना हो, आप लाहौर से निकल के गुजरांवाला जा रहे हो, क्या करना पड़ेगा? अब वो पूछेगा, अब पेपर में पता कहेगा एक कंपनी है वो लाहौर से निकल के कामों की जा रही है, तो क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। और उसके बाद जब हम चेंज कर लेंगे 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताएंगे। यहां तक हमारा आंसर कंप्लीट होगा। यानी कि 2-3 नंबर का पूछ लेगा, अगर एक कंपनी सीएफई अपना रजिस्टर ऑफिस लाहौर से कसूर ले जाती है, प्रोसेस बताएं, तो क्या करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। और जब चेंज कर लेंगे 15 दिन के अंदर, क्या क्लॉज चेंज करने की जरूरत है? नहीं। अब अगला, आई कैब को ये भी फिर बड़ा पसंद है। आई कैब कहता है सीएफई ने यहाँ पे गार्डन टाउन से अपना ऑफिस लाहौर में ही डीएचए में ट्रांसफर कर, उसको शिफ्ट कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा? है अब यहां पे जरा देखिएगा कि अगर तो शहर के अंदर ही तब्दीली हो रही है, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होती, बस तब्दील करें और 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बता दें। मेंबर्स को तब तकलीफ होती है जब शहर बदल रहा हो, क्योंकि आगे जाके आपको पता चलेगा रजिस्टर्ड ऑफिस इंतहाई अहम चीज होती है। जो कंपनी की जनरल मीटिंग्स होती है ना, खासतौर पे जो एजीएम, जो लिस्टेड कंपनी, जो बड़ी कंपनी है जिसमें लोग भी ज्यादा होते हैं, वो हमेशा उस जगह पे होती है जहां पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर लाहौर में मेरे बच्चे रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो मीटिंग भी कहाँ पे होगी? लाहौर में। तो लाहौर में जिस मर्जी जगह पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटिंग कहाँ पे होनी? लाहौर में। तो मेंबर्स को तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज कॉन्सेप्चुअली आपने दिमाग में रखनी है, अगर शहर के अंदर ही रजिस्टर ऑफिस चेंज हो रहा हो तो मेंबर्स को कोई तकलीफ ही नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं, तो उनसे स्पेशल रेजोल्यूशन से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। क्या आप इजाजत दे रहे हैं 3/4 मेजोरिटी से, क्या हम इसको चेंज कर ले? कहते हैं यार किसी को कोई तकलीफ ही नहीं, तो क्यों उनसे इजाजत लें? अगर शहर के अंदर ही तब्दील हो रहे हैं, यानी कि लाहौर में ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं। क्या करना है? सिर्फ चेंज कर लो और चेंज होने के 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बता दो। वो काम करना है, वो तो करना ही करना। वो तो गली भी चेंज हो रही हो, एक बिल्डिंग भी चेंज हो रही हो, वो तो करना ही करना। याद रखोगे? अगर विद इन द सिटी चेंज हो रहा हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत कब होती है? जब शहर चेंज हो रहे हैं, एक शहर से निकल के दूसरे शहर में जा रहे हैं, वो चाहे एक शहर, एक सूबे के शहर से निकल के दूसरे सूबे के शहर में जा रहे हो, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। और फिर आगे उसका क्लॉज को चेंज करने का प्रोसेस भी देखें। अब देखना, अल्फाज देखना जरा। द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए कंपनी शैल आल्सो रिक्वायर अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग थ्रू ए स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी कि मालिकों से पूछना स्पेशल रेजोल्यूशन से, कब? इफ इट इज फ्रॉम वन सिटी इन ए प्रोविंस टू अनदर। यानी कि एक सूबे में ही एक शहर से जब दूसरे शहर जा रहे हैं, विद इन द सिटी की बात नहीं यहाँ पे कहीं भी करेगा। और यहां से आपको बात नहीं मिलेगी, तो आई कैप ने सवाल में पूछा हुआ कि शहर के अंदर ही ट्रांसफर हुआ है, अब बताएं क्या करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत कब होगी? जब शहर बदल रहा हो। तो क्या कह रहा, कहता कि जब एक शहर से निकल के उसी सूबे में दूसरे शहर में जा रहे हो, या ए सिटी टू अनदर इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस। चाहे लाहौर से निकल के आप पंजाब के किसी और शहर में जा रहे हो, लाहौर से निकल के आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में जा रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। और 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताना। लेकिन अगर शहर के अंदर ही चेंज हो रहा हो, बात समझ आ रही? रजिस्टर ऑफिस चेंज करने का इतना की तरीका बताना, लेकिन आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉज को चेंज करने का तरीका। अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसका मतलब किसकी बात होने लगी? मेमोरेंडम की। क्या अब हमने मेमोरेंडम को भी चेंज करना है? और मेमोरेंडम को चेंज करने की नौबत कब आती थी बोला? हाँ बिल्कुल, एक प्रोविंस से निकल के दूसरे प्रोविंस, या वाइस वर्सा। ऐसे में यहां हमने डिस्कस किया था, एक प्रोविंस से निकल के इस्लामाबाद, या मान लो कि एक प्रोविंस से निकल के पाकिस्तान का वो हिस्सा
ये इंडिया आजकल ऐसे लिख रहा है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं ना, जैसे हम उसको इंडियन ऑक्युपाइड वो कहते हैं कश्मीर, तो वो हमारे लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। वो भी मकबूजा कश्मीर समझते हैं, हम भी मकबूजा कश्मीर समझते हैं। उनके नज़दीक ये पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर है, हमारे नज़दीक ये आज़ाद है। उनके नज़दीक अब तो खैर उन्होंने आज़ाद कश्मीर की हैसियत खत्म कर दी ना, वो उनका जो अपना कश्मीर था, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, अब उन्होंने जम कर लिया उसके इमरान खान के दौर। तो एमी है, बहुत बड़ी कार्रवाई डाली थी उन्होंने इमरान खान के दौर में। इमरान खान ने कहा था कि नहीं, हमने इनके खिलाफ कुछ नहीं करना, हम जब करेंगे तो वो कश्मीरियों को तकलीफ देंगे, फिर तो ये कि हम कुछ भी ना करें, लेवल नहीं हो गए लॉजिक। लेकिन इमरान खान खुद नहीं बोल रहा था, मैं नहीं बोल दी, मेरे बेटे मेरा यार बोल रहे हैं। तो एक्चुअली वो जिनकी तरफ से हमारे वज़ीर आज़म स्टेटमेंट देते हैं ना, वो कोई और है, तो उन्हीं की जबान बोलते हैं, इनकी अपनी औकात ही को नहीं होती। जब इमरान खान को उतारा तो उस वक्त उसकी अपनी आखिर पे उसने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी थी, यानी कि वो अपनी खुद अपनी तरफ से बोलना शुरू कर दिया था। याद है वो जब वो एक बंदा वो ला के पर्ची दे रहा था, उसने पर्ची वापस कर दी थी, यानी कि वो इनकी जबान बोल नहीं रहा था, तो उनको पसंद नहीं था, तो उन्होंने उतार दिया उसको। तो ये उसी को रखते हैं जिसको, जो इनकी जबान बोले। तो एक्चुअली कभी वज़ीर आज़म ने, कभी पाकिस्तान के अंदर किसी ने वज़ीर आज़म होते हुए कुछ बोला हो तो एक्चुअली वो उसने नहीं बोला, चाहे वो इमरान खान हो चाहे कोई भी वज़ीर आज़म। खैर वापस आए, मेरे बच्चे सबको ही पता है डाले वाले हैं, तो ये ज़रा चुके के लेके जाने। खैर आजकल तो वो इधर उधर मसरूफ है, शायद हमें माफ करना वो सर, लेकिन पीटीआई वालों से को नहीं, माफ नहीं कर रहे अभी भी। वो कल का वो कार्रवाई और ज्यादा सख्त की हुई है उन्होंने पीटीआई के खिलाफ। खैर गोली मारे क्या, बेशर्मी है, लगे रहे नुकसान कर रहे हैं अपना भी और पूरी कौम का। ले बेटा दोबारा वापस आओ। हम डिस्कस कर रहे हैं कि कब हमें रजिस्टर ऑफिस तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन साथ मेरे बच्चे स्पेशल रेजोल्यूशन तो होगी ही होगी, लेकिन क्लॉज भी चेंज करनी पड़ेगी। देखो अगर तो आप पंजाब में ही एक सूबे से शहर से निकल के दूसरे शहर में चले जाते हो, फिर क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन, और 14-15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बता दो चेंज के, ऐसे ही ना मामला खत्म, क्लॉज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे अगर हम पंजाब से निकल के चले जाएं सिंध, तो फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉज भी चेंज करनी पड़ेगी। उसका हम प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। और अगर सिंध से निकल के हम इस्लामाबाद में आ जाए, इस्लामाबाद से निकल के हम पाकिस्तान कश्मीर में चले जाएं, तो भी क्लॉज चेंज कर, नहीं मेरे बच्चे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अगर जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो उसका रजिस्टर ऑफिस पाकिस्तान में ही हो। हाँ रजिस्टर ऑफिस पाकिस्तान के अंदर ही रखना है, किसी और मुल्क में लेकर जाने की इजाजत नहीं है। अब हमारी अथॉरिटी बेचारे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हो तो बेचारे किसी काबुल का वीजा लगाते फिर वो कहेंगे आओ इधर है। कंपनी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट और उसका रजिस्टर ऑफिस काबुल में हो, तो सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे पड़े होंगे, काबुल में। और मीटिंगें कहाँ पे होंगी, काबुल में। क्या चले जाएंगे हम काबुल में? लोग तो कोयटा में रख लें मीटिंग, फिर ना जाए कोई भी। शायद आपको पता हुआ है कि आपने कहा कि हमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करवाओ, जो जो कॉलेज कोयटा में ब्रांच खोलना चाह रहे हैं। उन्होंने एक कॉलेज एक एस्टेब्लिश करना था कोयटा में फिजिकल, तो हर कॉलेज अपना अपना वो इंटरेस्ट जमा करवाया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो कॉलेजेस ने जमा करवाया, मुझे बताया उन्होंने क्या करवाना है, हम लोगों ने भी। मैंने कहा इतना हैवी रेट बता दो, वो माने ना, कौन जाएगा भैया वहां पे, हैं? अगले आईडी कार्ड चेक कर करके मारते हैं, तो बेहतर नहीं कि हम क्यों जाए वहां पे अपनी जान का नहीं। तो कहा आके रेट लगाया, फिर वो कराची के कॉलेज ने, उस अलहम्द कॉलेज, उनका उन्होंने फिर वो एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि उनको वैसे कोई, वैसे मैं कह रहा हूँ खैर इतना वो कॉलेज नहीं है, खैर अब वो वहां पे खोल के बैठा हुआ है कॉलेज। तो हम क्यों जाए, ये हाल है मेरे बच्चे हमारे पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। लेकिन जो वो इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से ना मेरे बच्चों, कि इनकॉर्पोरेट कहाँ पे हुई है। अगर जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है वो पाकिस्तान ही है, लेकिन उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी कहाँ पे होगा, पाकिस्तान के अंदर है। बाहर एस्टेब्लिश करने की इजाजत नहीं है यार, क्योंकि पाकिस्तानी बेचारे वो कहाँ पे मीटिंग अटेंड करते जाएंगे, वो सारा कुछ सारा काम ही रजिस्टर ऑफिस पे होता है। तो हाँ ब्रांचेस तो दुनिया में जहाँ पे मर्जी होंगे बच्चे, कारोबार कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे मर्जी रखें। जैसे हमने फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, किसी और मुल्क में इनकॉर्पोरेट होकर कंपनी जो पाकिस्तान में काम कर रही है। नहीं बेटा आए, हम पढ़ने जा रहे हैं मेमोरेंडम की क्लॉज को चेंज करना है। कौन सी बना, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज को चेंज करना है। तो रजिस्टर ऑफिस क्लॉज को चेंज करने का तरीकाकार क्या होगा मेरे बच्चे, वही बात, क्लॉज चेंज होनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन क्लॉज चेंज करने की नौबत कब आएगी, एक प्रोविंस से किसी दूसरे सूबे, या एक प्रोविंस से इस्लामाबाद, या वाइस वर्सा, यानी कि इस्लामाबाद से किसी सूबे या किसी सूबे से सूबे, यार कोई या है फिर वन प्रोविंस और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टू पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए प्रोविंस एंड वाइस वर्सा, यानी कि किसी सूबे से पाकिस्तान के
या इस्लामाबाद से निकल के आप पाकिस्तान के उस हिस्से में जा रहे हो जो किसी सूबे और इस्लामाबाद का हिस्सा ही ना हो, आजाद कश्मीर और जीबी, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान की है लेकिन वो किसी सूबे का हिस्सा नहीं है। तो या उनसे निकल के, आजाद कश्मीर और जीबी से निकल के कोई सूबे में आ रहा हो या इस्लामाबाद में आ रहा हो, वाइस वर्सा। पहले में क्या है, आप इस तरह पढ़िएगा ना, एक सूबे से निकल के बंदा दूसरे सूबे में जा रहा हो, एक सूबे से निकल के बंदा इस्लामाबाद जा रहा हो, या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है, इस्लामाबाद से सूबे में आ रहा हो या सूबे से सूबे में आ रहा हो। दूसरा क्या है कि एक सूबे से निकल के, प्रोविंस से निकल के और या इस्लामाबाद से निकल के वो क्या ऐसे हिस्से में जा रहा हो कि जो किसी सूबे का हिस्सा ना हो, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए प्रोविंस या इस्लामाबाद, बात समझे। या वाइस वर्सा का मतलब इनसे निकल के वो इनमें आ रहा हो। तो क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज करनी पड़ेगी। अब जब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज करनी है तो इसका तरीकाकार मेरे बच्चे देखिएगा, ये थोड़ा सा औखा है। नाम चेंज, देखो जब नेम चेंज किया था हमने क्लॉज भी चेंज की थी, याद रखिएगा। वो एक्चुअली क्लॉज चेंज करना है, जब नेम चेंज किया था हमने क्या किया था, एक्चुअली क्लॉज भी चेंज की थी। अगरचे उसने नहीं लिखा हुआ नेम चेंज का, उसमें कवर हो गया, एक ही बात है, वो सारा प्रोसेस सेम ही है। देखिएगा अगर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करना है मेरे बच्चे, एक देखिएगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एसएससीपी मेन इदारा जो कंपनीज को रेगुलेट करता है, लेकिन इसके अंदर एक और इदारा है जो एसएससीपी और गवर्नमेंट के बनाए हुए उन कवानीन को, जो एसएससीपी को ताकत मिली हुई है उसको, जो एसएससीपी इंप्लीमेंट करवाती है वो किसके जरिए इंप्लीमेंट करवाती है, रजिस्ट्रार के जरिए। एक्चुअली ऐसे ही जैसे होता है ना, मुल्क को रेगुलेट करने के लिए अदालतें बना दी जाए, और फिर अदालतें मेरे बच्चे कैसे काम करती हैं, पुलिस के जरिए। पुलिस उनको रिपोर्ट देती है, फिर उस लिहाज से अदालतें एक्शन लेती हैं, ऐसे ही ना। तो समझ कि शायद एसएससीपी उसी तरह का मिलता जुलता किरदार अदा कर रहा है आर्टिफिशियल पर्सन के लिए, कि वो शायद अदालतों वाला काम कर रहा है और जो रजिस्ट्रार है वो पुलिस वाला काम कर रहा है। अब पुलिस में थाने, अगर हम पुलिस की बात करते हैं उसका एक थाना होता है, और अगर हम थाने की बात करते हैं जैसे यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस अज्यूम कर लो, आर्टिफिशियल पर्सन के रजिस्टर ऑफिस क्या है, वो एक थाना है अज्यूम कर लो और थाने में कौन बैठा होता है, थानेदार। आप मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताएं अगर आप किसी थाने के थानेदार और आपके इलाके में कोई बंदा ही ना हो, आप किस चीज के थानेदार हो, आप किस में अपनी थानेदारी किसको दिखाओ, आपके इलाके में कोई बंदा ही नहीं। तो भाई थानेदारी तो लोगों पर होती है ना, समझाने के लिए बात कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए एक चीज। अब हुआ क्या कि अगर किसी जगह पे रजिस्टर ऑफिस है, रजिस्टर ऑफिस आप लोगों को तो आगे कुछ नहीं कह सकता है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। रजिस्टर ऑफिस किन लोगों को किससे ताल्लुक है, आर्टिफिशियल पर्सन से, ऐसे ना। वो तो उनको रेगुलेट करते हैं ना, उनको देख रहे होते हैं। तो किन के ऑफिस में छापे मार होते हैं, कंपनियों के ऑफिस में, हमारे तो यहाँ पे नहीं आएगा रजिस्ट्रार, उसका तो ताल्लुक ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जरा सोचिएगा कि अगर एक रजिस्टर ऑफिस का एरिया है, उसके एरिया में कोई कंपनी है और रजिस्टर ऑफिस का भी उनकी भी तो मेरे बच्चे जुरिस्डिक्शन होती है ना। रजिस्ट्रार हमने कहाँ कहाँ पे डिस्कस किया था, लेकिन कंपनी का तो रजिस्टर ऑफिस होता है, मैं समझा रहा हूँ कुछ चीज। हमने जैसे डिस्कस किया था, रजिस्ट्रार कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 6 और वो 2 वहां पे बैठे हुए हैं ना। अब वहां जहां जहां पे रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं वो किन को रेगुलेट कर रहे हैं वहां पे, उस इलाके की कंपनियों को, है जाहिर बात है, ऐसे ही ना मेरे से। हाँ, आप रजिस्टर्ड ऑफिस हम उसी की बात करने लगे। रजिस्ट्रार कंपनियों में कहाँ पे छापे मारते हैं, रजिस्टर ऑफिस के ऊपर, ऐसे ही ना मेरे से, क्योंकि सारा कुछ कहाँ पे पड़ा होगा, रजिस्टर ऑफिस के ऊपर। अगर एक कंपनी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मान लो ये लाहौर का है और हमारी कंपनी, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी लाहौर में ही है, इसका मतलब ये रजिस्ट्रार आता होगा उस कंपनी में, छापे मारता होगा, उसको बुलाता होगा ऑफिसर, उसको चाय शाय भी पीता होगा, सब ऐसे ही समझा रहा हूँ। और भी कुछ कंपनी है, अगर एक देखो इनको बाकी कहाँ पे है, इनको बताने की जरूरत ही नहीं होती ऑफिस, इनको कौन सी जगह बताई होती है, रजिस्टर ऑफिस। इनको तो उसका पता होता है, सारा कुछ कहाँ पे पड़ा होता है, रजिस्टर ऑफिस के ऊपर, कानूनी तौर पे। अब हुआ क्या, अगर एक कंपनी वो कहती है हम अपना रजिस्टर ऑफिस ये लाहौर की जुरिस्डिक्शन से निकाल के ऐसा करते हैं, हम चले जाते हैं कराची। तो ये रजिस्टर ऑफिस यहाँ से निकल के, इस कंपनी का रजिस्टर ऑफिस यहाँ से निकल के कहाँ पे चला जाएगा, कराची। यहाँ पे हम रजिस्टर ऑफिस लेके जाने, अगर जैसे जब नाम चेंज कर रहे थे तो हमने किससे इजाजत ली थी, रजिस्ट्रार से, ऐसे ना बच्चे, उसे उससे इजाजत लेके नाम चेंज किया। अब मेरे बच्चे ये कंपनी गई इस रजिस्ट्रार के पास और जाके उसको कहा कि सर हम अपना रजिस्टर ऑफिस लाहौर से लेकर जाना चाह रहे हैं कराची, इजाजत दे दें। तो बेटा उसको पता नहीं कि अगर लोग इसी तरह इजाजत ले लेके उसको जाते ही रहे उसके इलाके से, तो सारे रजिस्टर ऑफिस खाली हो गए, यहाँ पे है ही कोई नहीं उसके इलाके में, तो वो किस पर अपनी हुकूमत करेगा। समझाने की बात करना ताकि एक चीज मैंने बतानी वो आपको समझ में आ जाए। तो मेरे बच्चे हो सकता है ये उसको इनकार कर देना, ना मैं तुझे इजाजत नहीं दूंगा, यहीं पे रहेगा ये रजिस्टर ऑफिस, यहीं पे रहेगा।
तो इसलिए कानून बीच में आ गया। कानून ने कहा कि यहाँ पे शायद इसके कोई पर्सनल मामला हो सकता है रजिस्ट्रार के। अगर किसी कंपनी ने अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करना हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद वो रजिस्ट्रार से इजाजत नहीं लेगा, बल्कि अप्लाई ही सीधा एससीसीपी को करेगा। याद रखोगे? सिर्फ ये बात समझाने के लिए सारा कुछ मैं बता रहा था कि जब आपने रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है, एक्चुअली आप एक रजिस्ट्रार की जुरिस्डिक्शन से निकल के दूसरे रजिस्ट्रार के पास जा रहे हो। जब दूसरे रजिस्ट्रार के पास जा रहे होंगे तो शायद पहला रजिस्ट्रार आपको इजाजत ही ना दे कि आप मेरा इलाका क्यों छोड़ के जा रहे हैं। तो हो सकता है मेरे बच्चे इसलिए वो आपको इजाजत ना दे। तो कानून ने क्या कह दिया कि जब आपने रजिस्टर ऑफिस चेंज करना हो तो आपने क्या करना है, आपने इजाजत किसे लेनी है? जब क्लॉज चेंज हो रही हो, याद रखना, जब क्लॉज भी चेंज हो रही हो, यानी कि एक सूबे से निकल के दूसरे सूबे। अगर वो क्लॉज ना चेंज हो रही हो तो फिर वही तरीका कार, स्पेशल रेजोल्यूशन और चेंज कर लो और 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बता दो, वहां पे वही है। लेकिन जब क्लॉज चेंज हो रही है मेमोरेंडम की, तो और क्लॉज कब चेंज होती है वो हमें पता है, जब एक सूबे से निकल के दूसरे सूबे और उस तरह। इस सिचुएशन में याद रखो, क्योंकि वैसे भी अगर देखोगे तो रजिस्ट्रार कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं, हर सूबे के कैपिटल सिटी के अंदर, ऐसे ना, या कुछ शहरों में, कोई मान लो कि 4 तो कैपिटल सिटी है, उसके बाद कोई 4 बड़े शहर है, एक तो इस्लामाबाद ही है, 3 और बड़े शहर हैं सादा अल्फाज। तो इसलिए मेरे बच्चे उसमें अगर देखा जाए तो सुबह ही चेंज होने वाली बात है, जब रजिस्ट्रार की जुरिस्डिक्शन चेंज होगी तो ऐसे सुबह ही चेंज होने वाला है तकरीबन। अब मेरे बच्चे अब जरा इस प्रोसेस को देखिएगा कि क्या प्रोसेस होगा यहाँ पे। इसको अच्छे तरीके से रट लेना, वैसे भी इंशाल्लाह रटा दूंगा क्योंकि इतनी दफा हमने बनाना है इस प्रोसेस को, वो याद रह ही जाना जबरदस्ती। आप अगर किसी कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करना है, अगेन बात कर रहे हैं क्लॉज की, जब नौबत क्लॉज किया है तो मेरे बच्चे सबसे पहले उसने क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। और मेरे बच्चों को स्पेशल रेजोल्यूशन का तो पता है क्या होती है, जनरल मीटिंग में पास होती है, 21 दिन पहले नोटिस, 3/4 मेजोरिटी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अब मेरे बच्चे इन्होंने क्या करना है, अप्लाई करना है एससीसीपी। एससीसीपी को अप्लाई कर देंगे, सर इजाजत दे दें। रजिस्ट्रार को अप्लाई नहीं करना। हमने कहा था 4 क्लॉज चेंज होती हैं, एक चेंज करने के लिए, नाम चेंज करने के लिए किसको अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रार को, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए एससीसीपी को, बाकी दोनों में हमने किसी के पास जाना ही नहीं। टोटल 4 है, तो बस नाम और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज याद रखिएगा कि किस में किसके पास जा रहे हैं। तो एससीसीपी को अप्लाई कर दें। अब एससीसीपी के पास जब ये जाएंगे ना कि सर हमें इजाजत दे दें, हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज करना चाह रहे हैं, तो बाकी बात वो इस तरह का जा रहे होंगे ना, सुबह छोड़ के जा रहे होंगे, जब एक सूबे से वापस आ रहे होंगे, जो भी है। अब रजिस्टर जो एससीसीपी है वो 2 लोगों की इंटरेस्ट बड़ी अहम है। जब चेंज हो रहा ऑफिस, एक सूबे से निकल के दूसरे सूबे में ये जा रहे होंगे, 2 लोग बड़े इंपॉर्टेंट होंगे जो इफेक्ट होंगे। एक कंपनी के मेंबर्स, क्योंकि पहले मान लो कि रजिस्टर ऑफिस अकेले लाहौर में था या पंजाब के किसी भी शहर में था, तो एजीएम वगैरह भी कहाँ पे होती होंगी, पंजाब में ही, तो मेंबर्स को शायद कोई दिक्कत ना हो। अब अगर रजिस्टर ऑफिस चला गया कराची, तो अब मीटिंग भी कहाँ पे होगी, कराची में ही है, पक्की बात है। तो अब मेरे बच्चे हो सकता है कि यहाँ पे मेंबर्स को भी दिक्कत हो, और दूसरे कौन होते हैं, क्रेडिटर्स, जिन्होंने कंपनी से पैसे लेने हैं। इन 2 लोगों का मुफाज उठाओ, उन्होंने भी तो सारा कुछ कम्युनिकेशन काम पे होती है, रजिस्टर ऑफिस में सब कुछ होता है ना। तो एससीसीपी को जब हम अप्लाई करेंगे, सर हमें इजाजत दे दें, हम अपना रजिस्टर ऑफिस क्लॉज चेंज करना चाह रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ से निकल के कहीं जा रहे हैं, तो एससीसीपी 2 लोगों से उनकी इंटरेस्ट को पूछेगा, सर आप क्या कहते हैं इसके बारे में, इजाजत दे दूं मैं इनको, कंपनी को, आपकी कंपनी ने अप्लाई किया है। एससीसीपी इनसे रब्ता करेगा, मेंबर से और क्रेडिटर से। अब आप सोच रहे होंगे सर मेंबर ने तो इजाजत दे दी है यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन से, क्या साहब ने इजाजत दे दी है? नहीं, वो तो 3/4 मेजोरिटी पास होगी, अभी भी तो कोई नाराज हो सकते हैं ना, वही है ना। तो अभी स्टिल कुछ लोग हो सकते हैं, या हो सकता है उनको बेचारों को पता ना हो कि उनका नुकसान क्या होना, बाद में अकल आ गई। तो मेंबर से भी पूछेगा और क्रेडिटर से भी पूछेगा, भाई आप बताएं क्या इजाजत दे रहे हैं। हो सकता है क्रेडिटर कहें सर हमें एतराज को नहीं, लेकिन हमारे पैसे फिर आधे दे दिए, आधे हम वहां से जाकर रिकवर कर लेंगे। तो एससी से भी उनको बुलाएगा, भाई ये काम कर लो फिर आपको इजाजत दे दूंगा। तो एससी भी बात क्या करेगा, इन लोगों को या हो सकता है मेंबर मेंबर कहेंगे ठीक है सर चली जाए, ये कंपनी वहां पे रजिस्टर ऑफिस ले जाए, लेकिन फिर जो एजीएम अटेंड करने के लिए इनको कहें कि हमें वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया गया। वो देखेंगे लिस्टेड कंपनी प्रोवाइड करती है, बाकी उनके लिए ऑप्शन है, वो करें ना करें। तो इन हो सकता है एसएससी भी बुलाए, इधर आए मेंबर ये कह रहे हैं कि क्या अगर वहां पे मैं इजाजत दे दूं, क्या आप इनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, मैं कंडीशन रख दूं कि आप फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो मैं इजाजत दे दूंगा। हो सकता है कंपनी कहते हैं ठीक है सर हम कर देंगे। समझाना ये चाह रहा हूं कि एससीसीपी जब इजाजत देगा कंपनी को, वो 2 लोगों की इंटरेस्ट को देखेगा, मेंबर्स और क्रेडिटर, और उनकी इंटरेस्ट को देखते हुए कोई कंडीशनल फैसला कर सकता है कि ठीक है इजाजत है अगर ये काम करना, यार रखोगे मेरे। तो वो क्या करेगा, इन दोनों की इंटरेस्ट को देखते हुए फैसला करेगा, जिसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर, ऑर्डर पास कर देगा। अज्यूम कर लो आज आज की तारीख, आज ऑर्डर पास हुआ है, आज है 25 अप्रैल।
25 अप्रैल को एससीसीपी ने ऑर्डर पास किया है। जिस तारीख को ऑर्डर पास हो उस तारीख के अगले 7 दिन के अंदर, कितने दिनों में, 7 दिन के अंदर इस ऑर्डर की कॉपी अगले 7 दिन में एससीसीपी की जिम्मेदारी है, जो उसके किसी जिम्मेदार ऑफिसर की, कि इसकी कॉपी वो कंपनी को भी भिजवा दे और रजिस्ट्रार को भी जमा करवा दे, भिजवा दो, जो कंसर्न रजिस्ट्रार है जिसकी जुरिस्डिक्शन से निकल के ये जा रहे हैं, उसको भी तो पता होना चाहिए मेरा इलाका छोड़ के जा रहे हैं, उसके भी पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए ना, वो नाम शाम वो सारा कुछ, सारे मेमोरेंडम आर्टिकल कहाँ पे पड़े होते हैं, रजिस्ट्रार के पास। आगे भी जाके पढ़ेंगे बड़े सारे और डॉक्यूमेंट्स भी, जैसे हमारे मॉर्गेज और चार्जेस के रजिस्टर कहाँ पे पड़े होते हैं, रजिस्ट्रार के पास। बहुत कुछ पड़ा होता है हमारा रजिस्ट्रार के पास, वो डॉक्यूमेंट्स भी तो उसने ट्रांसफर करने हैं ना, उसको पता होगा एसएसपी से इजाजत मिल गई तभी वो ट्रांसफर करेगा उस रजिस्ट्रार को जिसके पास अब हम जा रहे हैं। अगर लाहौर से निकल के कराची जा रहे हैं तो यहाँ के लाहौर के रजिस्ट्रार के पास हमारा सारा पलंदा पड़ा होगा डॉक्यूमेंट्स का, पक्की बात। क्या उसने कराची वाले को ट्रांसफर करना है? हाँ, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इनको इजाजत मिल गई और करना है? एससीसीपी जब ऑर्डर पास करेगा उसकी एक कॉपी किसको देगा, कंपनी को, और एक कॉपी किसको चली जाएगी, रजिस्ट्रार को। और ये कॉपी कितने दिनों में, ऑर्डर पास होने के 7 दिन के अंदर। आइए अपने सवाल बनाए हुए इसके ऊपर ध्यान रखना। जो ऑर्डर किस दिन पास हुआ था, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल के 7 दिन, विद इन 7 डेज की बात हो रही है, वो देखेंगे वो दिन शामिल है कि नहीं, जब विदन की बात हो वो दिन शामिल होता है बीच, याद रखोगे, विद इन 7 डेज ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर। और 25, 26, 27, 28, 29, 30 अप्रैल 30 का होता है, 30 का ही होता है, ठीक हो गया। और 1 मई, तो 1 मई तक ऑर्डर की कॉपी इन दोनों को मिल जाएगी, याद रखोगे मेरे बच्चों। अब अगली बात नेक्स्ट देखो, अब कंपनी को इजाजत मिल गई ना मेमोरेंडम उसको चेंज करने की, मेमोरेंडम भी तो चेंज करना ना, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज को चेंज करने की इजाजत मिल गई है ना एसएससीपी से। अब कंपनी क्या करेगी, मेमोरेंडम पकड़ेगी, उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज वाले उस पर जाएगी हेडिंग पे, और वहां पे जो पहले लिखा हुआ था पंजाब, अब उसकी जगह पे क्या कर देगी, उसकी जगह पे सिंध कर देगी, ऐसे ही। और ये अब चेंज मेमोरेंडम जो है, ये जो मेमोरेंडम आप चेंज कर लिया है, अब चेंज मेमोरेंडम तो रजिस्ट्रार को जमा करवाना है, ये चेंज मेमोरेंडम रजिस्ट्रार को जमा करवा देंगे ऑर्डर के ही 30 डेज के अंदर, ऑर्डर की तारीख 30 दिन के अंदर। ऑर्डर की तारीख 30 दिन में से 7 दिन तो एसएससीपी खा गया हो ना कॉपी भेजते हुए, यानी कि 25 अप्रैल से आगे 25 मई तक समझ लो ये क्या करना है, बल्कि 24 मई, मेरा ख्याल 25 दिन बीच में ऐड करेंगे तो 24 मई तक, तो 24 मई तक इसकी कॉपी में जो चेंज मेमोरेंडम है ये कंपनी ने किसको जमा करवाना है, रजिस्ट्रार। ऑर्डर की तारीख के 30 दिन, ऑर्डर की तारीख के 7 दिन के अंदर कॉपी किसको जाएगी, रजिस्ट्रार और कंपनी को। और फिर ऑर्डर की तारीख के 30 दिन के अंदर कंपनी की जिम्मेदारी मेमोरेंडम को चेंज कर लो, अपडेट कर लो, और चेंज मेमोरेंडम जो अपडेटेड मेमोरेंडम है वो किसको जमा कराओ, रजिस्ट्रार को, याद रखेंगे। और किसको करवा रहे होंगे, इसी को करवा रहे होंगे फिलहाल, तो जो भी है हमें रजिस्ट्रार तो सारे बराबर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, मुश्किल बात नहीं, ये नहीं करना कि किसको करवाना है, हमारे सिलेबस में है नहीं ऐसा कुछ भी, रजिस्ट्रार को जमा करवाना है, लफज है बस, मुश्किल तो नहीं ना हो रही, पक्की बात। दोबारा शुरू करते हैं उसको। एक कंपनी ने रजिस्टर ऑफिस क्लॉज चेंज करनी है, सिचुएशन कौन सी क्लॉज करने की, एक तो सिचुएशन, अच्छा सिचुएशन मोस्टली पेपर में दे देगा आप, वहां पे पहचानना ये है क्लॉज भी चेंज होगी या सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन और 15 दिन वाला नोटिस, ये पहचानना है आपने। शहर के अंदर ही चेंज हुआ है रजिस्टर ऑफिस तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, हाँ फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर शहर से निकल के सूबे में ही है दूसरे शहर में चले गए, सुबह सेम ही, स्पेशल रेजोल्यूशन, क्लॉज चेंज हो रही है नहीं, इस पंगे में तो नहीं पड़ना। लेकिन अगर हम लाहौर से निकल के कोयटा जा रहे हैं, अब क्लॉज चेंज हो रही है, अब मामला ही हम क्लॉज चेंज से शुरू करेंगे, उसमें वो दोनों चीजें वैसे ही आ जानी है, स्पेशल रेजोल्यूशन आ गई, और 15 दिन आखिर पे वो हमने वो भी करना ही, जब चेंज करेंगे वहां से निकल के यहाँ से कोयटा जाएंगे तो चेंज करने के 15 दिन में वो नोटिस भी दे रहे हैं, हाँ वो तो करना ही करना आखिर पे, जब चेंज कर लेंगे शिफ्टिंग के 15 दिन में तो बताना ही बताना। जब हम वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे ना, ये तो इजाजत मिली है ना सारा कुछ करने की, मेमोरेंडम जमा करवा देंगे, जब हम एक्चुअली शिफ्ट करेंगे वहां पे, कब करेंगे हमने थोड़ी बताया, किस दिन हम चले जाएंगे, इजाजत तो मिल गई, जाएंगे किस दिन वो आपकी मर्जी है। जब हम जाएंगे वहां पे चेंज करने के आगे 15 दिन के अंदर हमने वहां की वो जमा बताना होगा कि हम कहाँ पे आ गए, नहीं ना समझे, बताता हूँ दोबारा। लो बेटा, हमने करना क्या है, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज को चेंज करना, नौबत कब आएगी वो आपको पता होना चाहिए। जब रजिस्टर ऑफिस क्लॉज चेंज करें तो सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके किसको अप्लाई करना है, एसएससीपी को। जब एसएससीपी को अप्लाई करोगे तो एसएससीपी कितने लोगों के इंटरेस्ट को देखेगा, 2 लोग, मेंबर्स और क्रेडिटर। और इनकी इंटरेस्ट को देखते हुए कैसा फैसला कर सकता है, कोई कमिश्नर है, कोई भी किसी फैसला कर देगा, या उनको कहेगा कि इनको पहले सेटिस्फाई करो
है, इनके रिजर्वेशन दूर कर दो, फिर मैं इजाजत दे दूँ। कोई वो हालात तो नहीं हमारे सामने, लेकिन इस तरह के मामला होते हैं। जब वो ऑर्डर पास कर देगा, ऑर्डर पास होने के कितने दिनों में नोटिस की ऑर्डर की कॉपी जाएगी? 7 दिनों के अंदर। और किस किस को जाएगी? कंपनी और रजिस्ट्रार। और जब कंपनी को ये कॉपी मिल गई, अब कंपनी की कोई और जिम्मेदारी है? हाँ, क्या जिम्मेदारी? अब मेमोरेंडम को अपडेट कर लो, चेंज कर लो, इजाजत मिल गई। और ऑर्डर के 30 दिन के अंदर किसको जमा कराना है? रजिस्ट्रार को। ये ध्यान रखना मेरे, ऑर्डर की तारीख है 30 दिन। मैं कह रहा हूँ आई कैप ऐसी चीजों के ऊपर है तो ये रटे, लेकिन आई कैप जैसा वो था ना, मैंने दिखा था वो पीछे एसोसिएशन आर्ट फॉर प्रॉफिट है कि वो 15 दिन वाली रिपोर्ट कब जमा करवानी है जी? है 90 दिन या उससे पहले अगर काम हो जाए, विचेवर इज अर्लियर, तो उस पर सवाल बना दिया उसने। वो ऐसे ही करते। लो बेटा, अल्टरेशन एक कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, एक मिल गया पॉइंट। alter the provision of its memorandum so as to change ये तो पहले हमने पढ़ लिया थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने कहा चेंज हो रहा हो रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, सबसे पहले क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन। और ये कब नौबत आती है? वो नौबत बताइए, ये एक्चुअली क्या है? ये नौबत है किस चीज की? रजिस्टर ऑफिस क्लॉज चेंज करने की। उसके बाद में रोचे अब कंफर्मेशन का प्रोसेस। आपने स्पेशल, अच्छा ये तो वैसे भी वो पेपर में दे देगा ना, ये नौबत तो पेपर में आ जाएगी, सवाल में होगा कि हम लाहौर से निकल के कहाँ पे जा रहे हैं, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। अब पूछेगा बताओ इसका प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद, हाँ, द अल्टरेशन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनटिल, वो जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ली है, ये कहता है इफेक्टिव नहीं होगी कब तक? अनटिल इट इज कंफर्म्ड बाय द कमीशन ऑन पिटीशन, यानी कि पिटीशन एप्लीकेशन को कहते हैं। हम एप्लीकेशन पिटीशन जमा कराएंगे एसएससीपी को, एसएससीपी उसको कंफर्म करेगा कि इजाजत है कि नहीं। और द कमीशन, और कमीशन फौरन इजाजत लेके नहीं बैठा हुआ वहां पे, जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे इजाजत दे देगा ये लोग। द कमीशन में, जैसे आप लोग जैसे पेपर दे दोगे आएगा फौरन पास कर देगा, है उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है ना, वो देखेगा। है खाली पेपर देना काफी नहीं है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी उधर बथेरी यूनिवर्सिटी अल्लाह माफ करे, वो पेपर ही दे दो, लिख दो बस, उसमें क्या लिखा होता है अल्लाह ही जानता है। मैंने पेपर दिया उसमें, मैं बच्चों का स्तर बता रहा हूँ, 2 सवाल ही सेम थे और हमने 2 दफा किया उसमें। मान लो कि सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 8 दोनों ही सेम है, हमने 2 दफा वो सवाल लिखा, आंसर उसका। तो ये माशाल्लाह वहां पे ये मजाक हो रहे हो हैं? तो बेटा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और पाकिस्तान की वन ऑफ द टफेस्ट सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे एक सिग्नेचर के ऊपर लोगों की किस्मतों के फैसले होंगे। तो वो ये सिग्नेचर करने की पावर हर बंदे को नहीं दे देंगे ये लोग, उसके लिए काबिलियत, और वो काबिलियत ही पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे प्रोसेस से गुजार के। नहीं बेटा, द कमीशन में मेक एन ऑर्डर कंफर्म, में लिखा है, लाजमी नहीं कि इजाजत दे देगा, हो सकता है इजाजत दे दे, हो सकता है इजाजत ना दे। द कमीशन में मेक एन ऑर्डर कंफर्मिंग द अल्टरेशन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एंड मेक सच ऑर्डर एज टू कॉस्ट एज इट थिंक्स प्रॉपर। यानी कि वो ऑर्डर करते वक्त कोई भी कंडीशन बीच में रख सकता है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, क्रेडिटर को कोई पैसे दे दो, कोई सिक्योरिटी दे दो, कोई गारंटर इनका बना दो, है, या इनके पैसे ही सारे वापस कर दो या कुछ वापस कर दो। शेयर होल्डर्स के लिए कोई मीटिंग शीटिंग का बंदोबस्त कर दो, इनकी कोई ऑनलाइन मीटिंग के मामला इस तरह के होने, या कोई कॉस्ट एज, वही बात कि कोई जो कितने उसमें कोई फीस वगैरह के मामला या कुछ इस तरह के। द कमीशन शैल इन एक्सरसाइजिंग इस डिस्क्रिशन, ये जो इख्तियार, ये जो देखो ये डिस्क्रिशन कहाँ पे मिली है? कमीशन इजाजत दे, डिस्क्रिशन का मतलब क्या है? इजाजत दे या ना दे। ये ऊपर की बातों से हमें पता चल रहा था, ये कमीशन की स्वाबदीद है। द कमीशन शैल इन एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन, जो उसको इख्तियार मिला है इजाजत देने या ना देने का, हैव रिगार्ड टू द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। देखो जब मेंबर 2 तरह के होंगे, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। एक क्लास मेंबर होते हैं, एक वो जो जो वोटिंग राइट्स वाले मेंबर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर वाले भी तो मेंबर ही है ना बेचारे, हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले के लिए लफ्ज क्या बोलते हैं? क्लास। तो वो दोनों मेंबर्स को देखेगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को भी देखेगा और प्रेफरेंस वालों को भी देखेगा, और एज वेल एज द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स। तो 2 लोगों की इंटरेस्ट को हमने देखना था एससीसीपी ने, किन किन को? मेंबर्स। और मेंबर की जब बात हो तो दोनों का लफ्ज जिक्र कर दो, चाहे खाली लफ्ज वहां पे मेंबर बोल दीजिएगा पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद दूसरा कौन है? क्रेडिटर। इफ इट थिंग्स फिट, अगर उसको मुनासिब लग रहा हो, अगर हो सकता है इनको देखे बगैर इजाजत दे दे, वो भी उसकी स्वाबदीद है, लेकिन अगर उसको मुनासिब लगे वो क्या कर सकता है? इन लोगों के राइट्स और इंटरेस्ट को देखते हुए फैसला कर सकता है। and give such direction and make such order as it may think expedient for facilitating or carrying into effect of such agreement। यानी कि उसको जो चीजें मुनासिब लगेंगी वो उस लिहाज से फैसला करेगा। इन सारे लाइनों का मतलब क्या है? and give such direction and make such order, वो डायरेक्शन उसको हदायत या हुक्म देगा
एज इट मे थिंक एक्सपीडियंट फॉर फैसिलिटेटिंग, जो उसको मुनासिब लगेगा कि इनको फैसिलिटेट करने के लिए जो क्रेडिटर मेंबर है, ये मुनासिब चीजें हैं, मैं इस तरह का हुक्म दे देता हूँ इनको, इनके लिए ये सूरतें पैदा कर दें, मैं आपको इजाजत है। आपको ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं वहां। जब आप पेपर में इसका आंसर देखेंगे वो सिंपल बातें हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, एससीसीपी को अप्लाई कर दें। जब एससीसीपी को अप्लाई करेंगे वो किन की इंटरेस्ट को देखेगा, मेंबर्स एंड क्रेडिटर, इतनी बात काफी। आपको ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख दीजिएगा अच्छी बात, जितना अपने अल्फाजों में पढ़ लिया, समझ आ गई, अपने अल्फाजों में जो मर्जी लिखे वहां। लेट नेक्स्ट, ये प्रोसेस ही चल रहा है। अब एससीसीपी ने डिसाइड कर लिया मैं इनको इजाजत दूंगा, तो फिर क्या होगा? हाँ, 7 दिन वाली बात, कि ऑर्डर के 7 दिन, ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर कंफर्मिंग अल्टरेशन, अगर उसने कर दी कंफर्मेशन अल्टरेशन की, ठीक है भैया आपको इजाजत है, ड्यूली सर्टिफाइड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कमीशन शेल बी, यानी कि जाहिर बात है वो जो कॉपी जाएगी उसके ऊपर किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ एससीसीपी की, उसके ऊपर कोई सिग्नेचर वगैरह होने चाहिए, पता चल रहा हो कि एससीसीपी की तरफ से ही। शेल बी फॉरवर्डेड टू द कंपनी एंड टू द रजिस्ट्रार, 2 लोगों को कॉपी जाएगी, कंपनी और रजिस्ट्रार, विदन लिखा हुआ, अक्सर लिखेगा आफ्टर द डे ऑफ ऑर्डर, आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर, इसका मतलब वो ऑर्डर वाला जो दिन है वो काउंट नहीं होगा, लेकिन विदन की बात हो रही तो ये दिन भी बीच में काउंट करें, विदन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। याद रखोगे ये क्या जा रहा होगा, वो कंफर्मेशन का जो ऑर्डर है कि इजाजत मिल गई है रजिस्ट्रार और एसएससीपी कंपनी को, कंपनी, बात समझ आ रही? अब आगे कोई और जिम्मेदारी थी, कंपनी हम मेमोरेंडम को चेंज करेगी और 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को जमा करवा। अब उसके अभी मैंने कॉन्सिक्वेंस नहीं बताया, अगर कंपनी ये काम नहीं करती उसका शदीद भयानक किस्म का उसका इंजाम, मतलब इतना भी नहीं, डरा दिया मैंने थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन फिर भी। अब देखिएगा, कहता कि कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ अल्टरेशन क्या है, कहता कि कब हम हतमी समझेंगे ये अल्टरेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कहता एन अल्टर्ड कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम, अल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम का मतलब क्या है, वो चेंज जो आप कर लेंगे, शेल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अब देखो ये 30 दिन भी कहां से शुरू हुए, डेट ऑफ ऑर्डर से, बी फाइल्ड बाय द कंपनी, और ये कंपनी की जिम्मेदारी उसको जमा कराना विद द रजिस्ट्रार हु शेल रजिस्टर द सेम। ये ना समझना कि रजिस्ट्रार को कॉपी आई गई है एसएससीपी की तरफ से, नहीं नहीं, वो तो कॉपी ऑर्डर की आई है, आपने चेंज मेमोरेंडम अल्टरनेट मेमोरेंडम वो रजिस्ट्रार को जमा करवाना है एंड इशू, और रजिस्ट्रार क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा एक, which shall be conclusive evidence that all the requirements of the alteration and the confirmation thereof have been complied with। यानी कि रजिस्ट्रार की तरफ से इशू किया हुआ सर्टिफिकेट कि आपको इजाजत दे दी गई है कि आप क्या कर ले, कि आप ये चेंज, यानी कि इजाजत तो वहीं से मिल गई, यानी कि ये सिर्फ उसको नोट कर रहा होगा, अल्टर्ड मेमोरेंडम को नोट करके सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि आपका ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे वो नाम चेंज करने का सर्टिफिकेट ऑफ ऑन चेंज ऑफ नेम, एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन समझ लो, ऑन चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस, नाम नहीं लिखा हो लेकिन इसी तरह का मामला होगा। बेटा उसके बाद रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, एक्सटेंशन इन टाइम। अब अगली बात, ये 30 दिन जो कंपनी को मिले थे, हो सकता है कंपनी के मेंबर बेचारे ये सारा काम कर ही ना पाए, उसको मेमोरेंडम को चेंज करके उसको 30 दिन के अंदर जमा करवा ही ना पाए हो रजिस्ट्रार के पास, तो अगर ना करवा पा रहे तो उनको इजाजत है एक्सटेंशन ले दो। द कमीशन में बाय ऑर्डर एट एनी टाइम ऑन द एप्लीकेशन बाय द कंपनी ऑन सफिशिएंट कॉज शोन एक्सटेंड द टाइम फॉर द फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम विद द रजिस्ट्रार। अब कंपनी कहती है सर हमारा तो कंपनी सेक्रेटरी, हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव, हमारे फलाने फलाने बंदे, सर वो तो 9 मई के वाकई में उठा के ले गए, हमारे पास कोई बंदा ही नहीं कोई काम करने के लिए, सर खुदा के लिए, क्योंकि 9 मई आ रहा है तो उर्स भी उसकी तैयारियां भी चल रही हैं, तो जंग की भी तैयारियां, तो 9 मई के उसकी भी तैयारियां चल रही, लेकिन बहर तो सर उसका क्या करें, तो बंदे तो हमारे सारे जेल जूल में हैं। तो हो सकता है कि अगर आप देखो सफिशिएंट कॉज, कानूनी इदारे कभी भी हमेशा जब इजाजत दे रहे होते हैं सफिशिएंट कॉज की बेस पे ही देते हैं। याद है बचपन के अंदर जब आपने टैक्स पढ़ा था, तो जब हम वो चेंज करते थे अपना एड्रेस वगैरह, वो होता है रेजिडेंट, उसको कहते थे, नहीं नहीं टैक्स ईयर चेंज करते थे, तो टैक्स ईयर चेंज करने के लिए वो कहते थे सफिशिएंट कॉज दिखा दो तो हम आपका टैक्स ईयर चेंज कर देते हैं। तो यही अथॉरिटीज का काम ही होता है, वजह बता दें कोई इजाजत मिल जाएगी। अब भाई क्या भी ये काम करने जा रहे हैं, अगर किसी की खुदा न खासा अटेम्प्ट पूरी हो गई हैं तो हमें सफिशिएंट कॉज दिखा दें, हम उसकी अटेम्प्ट बढ़ा दें। तो कुछ इस तरह का मामला बाई क्या भी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। खैर, द कमीशन में बाय ऑर्डर एट द टाइम ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी ऑन सफिशिएंट कॉज एक्सटेंड द टाइम, और ये कौन सा टाइम एक्सटेंड कर रहा है वाला, वो 30 दिन वाला। वो 30 दिन के अंदर जो इन्होंने चेंज करके मेमोरेंडम जमा करवाना था, हो सकता है किसी वजह से ना करवा पा रहे, तो उनको क्या कहा जा रहा है, इजाजत लेके उसको टाइम को एक्सटेंड करवा लो, कितने दिन नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर कंपनी ने ये काम ना किया 30 दिन के अंदर, अभी हम डिस्कस करेंगे, सारा प्रोसेस जीरो हो जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर वो काम ना हुआ, या इन्होंने एक्सटेंशन ही नहीं ली थी, अगर नहीं हो पा रहा था एक्सटेंशन लेके कर लेते, इन्होंने किया ही नहीं वो काम, 30 दिन गुजर गए, या एक्सटेंशन ली थी वो टाइम गुजर गया, तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, जीरो।
दोबारा से नए सिरे से स्पेशल रेजोल्यूशन फिर अप्लाई करेंगे, फिर वो सारा। अब अगली बात, क्योंकि हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर लाहौर से निकल के हम चले गए थे कराची, तो हमारा सारा रिकॉर्ड तो किसके पास पड़ा होगा? रजिस्टर ऑफिस के पास, लाहौर वाले। अब ये रिकॉर्ड कहाँ पे चला जाएगा? कराची वाले ऑफिस। ये खुद ही कर लेंगे, आपको लेके जाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही ट्रांसफर कर देगा। Where the alteration involve a transfer of register office from one jurisdiction, from the jurisdiction of one company registration office to another physical record of, जाहिर बात है जब आप एक रजिस्ट्रार की जुरिस्डिक्शन से निकल के दूसरे रजिस्ट्रार की जुरिस्डिक्शन में, जुरिस्डिक्शन क्या होती है? दायरा इख्तियार। तो जब एक बंदे के दायरा इख्तियार से निकल के दूसरे के पास जाओगे तो फिर क्या होगा? फिजिकल रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी शैल बी ट्रांसफर टू द रजिस्ट्रार कंसर्न ऑफ द कंपनी, यानी कि अब जो आपका कंसर्न रजिस्ट्रार है, आपका फिजिकल रिकॉर्ड भी उसी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। in where jurisdiction the register office of the company has been shifted, यानी कि जिसकी जुरिस्डिक्शन में आप गए हो, आपका रिकॉर्ड भी वहीं पे चला जाएगा, आप बेफिक्र है। यार फिजिकल रिकॉर्ड, ऑनलाइन की बात क्यों नहीं की? ऑनलाइन तो वैसे ही सारा एक ही जगह पे पड़ा हो, वो जो मर्जी एक्सेस कर ले, सर्वर पे पड़ा हो, जो मर्जी एक्सेस कर ले उसको। रौला तो किसका है? फिजिकल रिकॉर्ड। जैसे आई कैप का रिकॉर्ड पड़ा हुआ, आई कैप का कोई भी ऑफिस उसको जहां से मर्जी एक्सेस कर ले, जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है आपके, आप लोगों को। लेकिन अगर आपका कोई फिजिकल रिकॉर्ड लाहौर ऑफिस में पड़ा हुआ और आप यहाँ से निकल के इस्लामाबाद ऑफिस में चले जाते हैं, फिर वो शायद ट्रांसफर करना। बेशक ले बेटा, बात समझ आ रही कुछ? अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? वो किधर गया इफेक्ट? ऐसे कैसे हो सकता? आप वहां पे कुछ ये एंड हो गया ये? अच्छा कोई बात नहीं। वो इफेक्ट ये था कि बच्चे सब कुछ नील हो जाएगा, पेनल्टी नहीं, बस ये है कि वो सब कुछ जीरो, आगे फिर आ जाएगा, परेशान ना। अरशद को कहिए आप खुद पढ़ा लो या हमें पढ़ाने दो, हैं? नहीं कोई बात, मेहनत करता है, उसका बोलने का भी हक है, घर में भी ऐसे ही होता है, घरों में भी जो मेहनत करता है वो बोलता भी। हाँ, जो मेहनत नहीं करता उसको बोलने भी नहीं देते लोग, भाई चुप रहो। और वैसे भी जो मेहनत ना करो उसको बोलना भी नहीं चाहिए, बेहतर यही है। तो चुप करके ऐसी हो रही है थोड़े तो, बोलना भी है और करना भी कुछ नहीं, फिर वो बर्दाश्त नहीं कोई भी करता। तो ये बेहतरीन तरीका होता है, कुछ ना करो लेकिन चुप रहो। लेकिन बहुत अरशद कुछ करता है और उसका शोर करना भी अच्छा। ले बेटा जरा देखिएगा दोबारा, मैं ये कह रहा था जरा थोड़ा सा भूल जाए आप, जो भी अभी आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा अभी हमने? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करना। और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करने की नौबत कब आती है? वो दो पॉइंट्स हैं, सूबे से निकल के दूसरे सूबे, सूबे से निकल के इस्लामाबाद या वाइस वर्सा। सूबे से निकल के या इस्लामाबाद से निकल के ऐसे हिस्से में जाना जो किसी सूबे या इस्लामाबाद का हिस्सा ही ना, या वाइस वर्सा। उसके बाद हमने डिस्कस किया अगर आपने इस तरह का करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके बाद रजिस्ट्रार, एसएससीपी। जब एसएससीपी को अप्लाई करेंगे तो एसएससीपी कितने लोगों के इंटरेस्ट को देखेगा? मेंबर्स, क्रेडिटर्स, इनके इंटरेस्ट को देखते हुए कोई कंडीशनल कोई भी इस तरह का वो फैसला कर देगा। जब वो एसएससीपी ऑर्डर पास करेगा, इस ऑर्डर का क्या करना है? किसके साथ दिन? ऑर्डर की तारीख के साथ दिन, जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ है, ऑर्डर पास होने के 7 दिन के अंदर इसकी कॉपी किसको जाएगी? कंपनी को भी जाएगी और रजिस्ट्रार को। मामला खत्म हो गया? नहीं, अब कंपनी की जिम्मेदारी। अब उसको इजाजत मिल गई, एसएससी की तरफ से ऑर्डर आ गया उसके हाथ में, मेमोरेंडम पकड़े, उसको चेंज करे, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में जो आप लिखना है सिंध लिखना है उसको सिंध को लिखे, और ये चेंज मेमोरेंडम किसको जमा करा दे? रजिस्ट्रार को 30 डेज के अंदर। किसके 30 डेज? अगेन ऑर्डर की तारीख, उसमें से कुछ दिन तो पहले ही कम हो चुके हैं, ऐसे ही मेरे। अगली बात आसान है, क्या करने जा रहे हैं हम? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज को चेंज करने जा रहे हैं। देखो ये तीसरी क्लॉज है, ये आखिरी क्लॉज है यहाँ पे चेंज होने। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 5 में जाके पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज को चेंज करना है, कहता है कि एक कंपनी को क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम तो चेंज हो रहा है ना, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज कहाँ पे लिखी हुई है? मेमोरेंडम। देखो क्लॉज का लफ्ज आके तो बात ही किसकी हो रही है? मेमोरेंडम की। तो अल्टरेशन ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, तो तरीकाकार क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कहते हैं आप क्या करना है? एसएससीपी को अप्लाई करें या रजिस्ट्रार को? एसएससीपी से इजाजत लेने की जरूरत या किसी से रजिस्ट्रार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बस कंपनी क्या करेगी? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे, मेमोरेंडम को चेंज कर दे, इसी की बेस पे मेमोरेंडम को चेंज कर दे।
अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर ले और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करके मेमोरेंडम को किसको जमा करा दे, रजिस्ट्रार, मामला खत्म। ये तो वैसे ये आपको तरीकाकार तो पता है ना कानून के मुताबिक चेंज कैसे करना। ये तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल चेंज हो रहा होगा। फिर एससीसीबी से जाएंगे, कानूनी तौर पर उसको बस इजाजत लें और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और चेंज करें। और चेंज करने का तरीकाकार आपने देख लिया कि कैसे चेंज होना, सब्सटेंशियल एसेट्स, सब्सटेंशियल रेवेन्यू, और फिर दोनों जो भी हाईएस्ट। बेटा आसान सी बात, एक कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन अल्टर द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम टू चेंज इट्स प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, एक बात। उसके बाद बस आपने क्या करना है, एन अल्टरेशन सो एज टू चेंज इट्स प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल नॉट रिक्वायर कंफर्मेशन बाय द एससीसीबी, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हाँ एक काम करना है, ये जो आपने चेंज मेमोरेंडम है ये किसको जमा करवाना है, रजिस्ट्रार को 30 डेज के अंदर। With the alteration involve change in principal line of business, the company shall file the amended memorandum of the association with the registrar within 30 days, which shall be recorded. और उसको रिकॉर्ड कर ले। याद रखोगे मेरे बच्चों, किसी से इजाजत लेने की जरूरत, वो वैसे लिख दीजिएगा वो लाइन ये वाली भी बीच में, जब वो पूछेगा, पूछता ही नहीं वो, क्यों पूछेगा, इतना आसान बात। आपको प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज को चेंज करने का तरीकाकार बताओ, क्या तरीकाकार है, स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके बाद 30 डेज के अंदर, यानी कि एससीसीबी की इजाजत की जरूरत को नहीं, तो 30 डेज के अंदर मेमोरेंडम स्पेशल रेजोल्यूशन, ये 30 डेज कहां से शुरू होने वाला, स्पेशल रेजोल्यूशन, विद इन 30 डेज लिखेंगे क्या, कहां से शुरू होंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिन के अंदर चेंज मेमोरेंडम रजिस्ट्रार को जमा करवा दो और प्रोसेस कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत। चेंज ऑफ नेम बाय मे बी डायरेक्टर बाय, हाँ हाँ एक ये भी बात, जब आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज होगा, आप जब जमा कराएंगे रजिस्ट्रार को जाके 30 दिन के अंदर, वो कहेगा भाई आपका तो मकसद चेंज हो गया, नाम तो अब आपका मैच ही नहीं कर रहा है इसके साथ, जाओ जाके क्या करो, नाम ही चेंज करो। फिर नाम कैसे चेंज करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ यहाँ पे ये हो सकता है नाम जब मैच ना, हाँ ये बड़ी सियानी बात है, ये तो मकसद तो नहीं, ये तो मजबूरी में चेंज करना पड़ा, तो क्या करेंगे, उसको जाए चेंज करके दोबारा आके बता दें। अगर गलत हो गया हो, मैच ही ना कर रहा हो आपस में, गलत ही है ना, नाम आपस में मैच करना चाहिए, अगर नहीं मैच कर रहा तो क्या है, गलत है, अगर वैसे देखा जाए। लेकिन अगर अगर सादा देखा जाए कि नाम चेंज कर ले, तो हो सकता है वो पूरा प्रोसेस, लेकिन पेपर वाले को अभी इस बात की समझ नहीं होनी, ये हम ज्यादा गौर कर रहे हैं। पेपर वाला जब ये कहेगा कि रजिस्ट्रार ने उनको कहा कि नाम भी चेंज कर लो, तो फिर हमें शायद दोनों चीजों के लिहाज से उसको बताना चाहिए शायद, क्योंकि उसने पूछा तो नहीं इस तरह का कभी। लेकिन अगर वो कहे कि अब मकसद चेंज हुआ है तो नाम भी बदलें, अब वो तो देखा जाए तो शायद मकसद चेंज हुआ है तो नाम उससे आपने करना ही करना है, ये आपकी कोई स्वावजी थोड़ी है कि आप ना करें, ये तो करना ही करना चेंज आपने। जब करना ही करना हो, जो मजबूरी हो, तो उसके स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, नाम चेंज करें और जाके उसको बता दें, इजाजत से उसको चेंज कर लें और उससे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, इट्स ओके। लेकिन अगर वो कहे कि वैसे ही तो दूसरा प्रोसेस भी लिख दें, हालांकि वो बनता नहीं, लेकिन बहरहाल ये आपने औखा मुझे भी अभी उसमें डाल दिया मुश्किल में, इतना ना सोचा करें। लेकिन ये सोचा आपने बिल्कुल सही है, अल्फाज जरा देखिएगा, क्योंकि जिसमें कानून की रहनुमाई ना हो, खुद से सोचना हो, खुद से तो सोचना है ही नहीं यहाँ पे। कानून ने जितने की बात की हो, इसका मतलब वो हमारे सिलेबस में, हमारे स्कोप में इस तरह की बात नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा है कि ये कहाँ पे था चेंज, हाँ, एनी चेंज इन द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल बी रिपोर्टेड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द चेंज ऑन द फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड एंड रजिस्ट्रार, हाँ यहाँ से शुरू होगा, एंड रजिस्ट्रार मे गिव डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ नेम। अब देखो वो डायरेक्शन वाला है, उसने हमारी मुसीबत ही सॉल्व कर, रोड़ा ही मुक्का, डायरेक्शन हुक्म दे रहा है, जब डायरेक्शन दे रहा हो तो फिर आपने क्या करना है, चेंज करना ही करना है, तो वो सारा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस चेंज करें और जमा करवा दें उनकी इजाजत। याद रखोगे मेरे बच्चों, शुक्र है, पता चल गया। मे गिव डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ नेम इफ डज नॉट कमेंसुरेट विद द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द, याद रखोगे मेरे बच्चों। तो बेटा आखिरी बात, हमारी कंपनी अच्छी खासी चल रही थी, चलते चलते यहाँ पे रुके, हमने कहा कि वो हो हमने बड़ा पैसा कमा लिया, अब ऐसा करते हैं लोगों की फलाह बहबूद का काम करते हैं। मुझे बताएं, अगर लोगों की फलाह बहबूद का काम करना चाह रहे हैं और साथ से वर्ड लिमिटेड भी रिमूव करना चाह रहे हैं, जाहिर बात है वही नीयत होती, तो हम हमें खुद से ही कर सकते हैं या कहीं से कुछ करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एसएससीपी से, याद है ना, यानी कि हमें कहीं ना कहीं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऐसे में रोचो, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा।
या हम चलते चलते हमने रुके, हम कहते हैं ऐसा करते हैं यार ये कॉलेज तो गोली मारो, हम पेट्रोल पंप खोलते हैं। क्या अपनी मर्जी से खोल सकते हैं? या इसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी? पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी? ऐसे में सोचा। या कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें पता चले चलते चलते, अच्छा देखो कंपनी चल रही थी, चलते चलते यहाँ पे कंपनी रुकी और उसने कहा कि हम क्या करते हैं, तो ये फलाना काम करते हैं। लेकिन वो जो फलाना काम करने जा रहे थे, कोई भी काम करने जा रहे थे, उसके लिए या तो उनको लाइसेंस की जरूरत थी, या रजिस्ट्रेशन की कहीं पे जरूरत थी, या परमिशन की जरूरत थी, या कोई अप्रूवल की जरूरत थी। यार रखोगे, कोई कंपनी चलते चलते कोई ऐसा कारोबार करने जा रही हो साथ, या कोई ऐसी उसमें शिफ्ट करने जा रही हो अपने आप को, जिसके लिए मजीद उसको किसी लाइसेंस, परमिशन, रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल की जरूरत पड़े, तो फिर उसका तरीकाकार क्या होगा? वो कहते हैं कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को, इस कंपनी को अगर ये काम करने जा रहे हैं कुछ भी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद वो करेंगे एसएससीपी को अप्लाई। जब एसएससीपी को अप्लाई करेंगे तो एसएससीपी दो लोगों की इंटरेस्ट को देखेगा, मेंबर्स और क्रेडिट। इनकी इंटरेस्ट को देखते हुए कोई कंडीशनल कोई भी फैसला कर सकता है। वो जो फैसला करेगा ऑर्डर पास होने के 7 दिन के अंदर उसकी कॉपी कंपनी को भी भेज देगा और रजिस्ट्रार को। और फिर कंपनी मेमोरेंडम को, सारी बात है, कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं कुछ नया है जिसके, तो मेमोरेंडम वगैरह भी तो चेंज होंगे ना, प्रिंसिपल लाइन जो भी है, तो मेमोरेंडम कंपनी को चेंज करेगी और चेंज मेमोरेंडम किसको जमा कर देगी, रजिस्ट्रार को 30 डेज कर। और अगर ये 30 दिन में काम ना हो रहा हो तो एसएससीपी से एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। ये कहीं पहले पढ़ा? एक लफ्ज भी चेंज नहीं, एक लफ्ज भी कभी भी चेंज। रजिस्टर ऑफिस क्लॉज को चेंज करने का वो सेम तरीकाकार है इस टॉपिक, अडॉप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज सब्जेक्ट टू अप्रूवल अंडर एनी लॉ। यानी कि हम ऐसा कोई कारोबार करने जा रहे हो जिसके लिए हमें लहदा से कानून की कोई अप्रूवल वगैरह की जरूरत हो, परमिशन, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की जरूरत हो, तो उसका तरीकाकार क्या हो, तो वही सेम तरीकाकार अडॉप्ट करना है। और देखो ये कभी नहीं पूछा है क्या, लेकिन अब आई क्या जब पूछेगा ना इसको तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, चीजें सेम है रजिस्टर ऑफिस क्लॉज वाले, ठीक है, बच्चा कहेगा ये ऐसा था कहाँ पे, लिखा कहाँ पे। तो मेरे बच्चे पढ़ना आपने यहीं पे है ये सारा कुछ, लेकिन ये सारी बातें सेम डिटो कौन सी है, रजिस्टर ऑफिस, एक लफ्ज भी चेंज नहीं, एक लफ्ज लिखा भी वही उसी तरह ही। ये ना कहना कि कोई बिल्कुल उसी तरह कंफर्मेशन के बाद उसी तरह वो पहले यहाँ पे ये बातें लिख के उसे नीचे वो दिया हुआ था ना रजिस्टर ऑफिस क्लॉज किस वजह से, और मैंने आपको बताया था वो क्या था, वो वजह ही क्या, और पता नहीं क्या लफ्ज बोला, वो जो 2 लाइनें क्या, So it हाँ वो, तो ये उसके बाद ये सेम 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 एक लफ्ज चेंज। इसको दोबारा मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह जब कल दोबारा इकट्ठे होंगे। तो यहाँ तक मेरे बच्चों आपने पढ़ के आना, बस ध्यान ये रखना, एक कंपनी चल रही थी, चलते चलते कोई ऐसा कारोबार अडॉप्ट करने जा रही है जिसके लिए उसको अलग से लाइसेंस, परमिशन, रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल की जरूरत है, तो फिर उसको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ये करके वो कर याद रखेंगे मेरे बच्चों, कानूनी तौर पर नहीं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, दोबारा इसको कर लेंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना, चीजें